तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमने एक कहानी की शुरुआत की थी जब हम क्लास 12th में एंटर ही हुए थे। आज से कुछ महीने पहले जब हम क्लास 12th में एंटर हुए तो हमने एक कहानी की शुरुआत करी जिसमें हमने अपना एक पार्टनरशिप बिजनेस खोला। हमने पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और एक पार्टनरशिप फर्म को जब हम चलाते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। भाई पार्टनरशिप क्या होती है थ्योरेटिकली ये तो हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिया था, बट हमने 12th क्लास में ये जाना कि जब हम एक पार्टनरशिप फर्म को खोलते हैं तो उसके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो पहले चैप्टर ने तो हमें जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया कि अकाउंटिंग चीजें क्या होती हैं पार्टनरशिप के अंदर। दूसरे चैप्टर ने हमें गुडविल के बारे में बताया। तीसरे चैप्टर ने हमें ये बताया कि पार्टनर्स के बीच का जब रिलेशनशिप चेंज होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होता है, जब वो आपस की रेशो बदल देते हैं तो क्या होता है। फोर्थ चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जब आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हो तो आपकी बुक्स में फेरबदल होता है। चैप्टर नंबर 5 और 6 ने ये बताया, रिटायरमेंट और डेथ ने, कि जब कोई पार्टनर फर्म से चला जाता है चाहे अपनी मर्जी से चाहे उस खुदा की मर्जी से, तो हमारी बुक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि आज हम अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। जिस कहानी की हमने शुरुआत की थी कुछ महीने पहले, आज हम उसको खत्म करने जा रहे हैं। उस बुक के अंतिम पन्नों पर है हम, ठीक है। तो आज हम अपने फर्म को क्या करेंगे, क्लोज। तो अब जब फर्म क्लोज होगी तो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर का मीनिंग डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप या टर्मिनेशन, यानी कि किसी भी चीज का खत्म हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक भी आप डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक भी आप डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे, बट उसे कहते थे सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वहां से आपकी पार्टनरशिप खत्म हो रही थी, रिश्ते बदल रहे थे। फर्म बंद नहीं की थी आपने, बिजनेस बंद नहीं किया था, आपने क्या किया, सब कुछ चेंजेस किए। तो जब आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप सिर्फ चेंज होता है तो उस चेंज को तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। लेकिन जब आप हमेशा हमेशा के लिए उन रिश्तों को खत्म कर देते हो, तोड़ देते हो उस रिश्ते को, बिजनेस को बंद कर देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, firm is wound up and the economic relationship among the partners ends। रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, बिजनेस बंद हो चुका है, फर्म जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है। अब ये डिसोल्यूशन कैसे कर सकते हो, करने का कुछ तरीका भी तो होगा, ऐसा थोड़ी कि जब मन चाहा बिजनेस बंद करके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है, आप यहाँ पे 5 तरीके से बिजनेस को बंद कर सकते हो। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा है बाय नोटिस, फोर्थ है हमारे पास ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और फिफ्थ है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हम सब एक पार्टनरशिप में हैं, हम सब आए बैठे, हमने बातचीत करी कि देखो अब फर्म को बंद कर देना चाहिए। हमें लगता है, हमें जस्टिफाइड लग रहा है कि यार ठीक है, बहुत टाइम हो गया फर्म को चलाते हुए, अब या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम इसको फर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि ठीक है फर्म को बंद कर देते हैं। तो जब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, पार्टनर्स ही एग्री हो गए, तो फिर क्या करना है, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से तो बहुत आसानी से बंद की जा सकती है। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब, आपकी फर्म के सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल गया, ठीक है। अगर दिवालिया भी निकल जाता है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना है। दिवालिया मींस व्हेन योर लायबिलिटीज बिकम ग्रेटर देन योर एसेट्स। आपके पास पैसे नहीं है अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के। तो पहला इवेंट तो ये कि जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है, कि जब आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। इसका एग्जांपल वही कि अब तक हमारे दिल्ली के अंदर ये जो ठेका देशी शराब है, यही बोलते हैं ना, इसको चलाना अलाउड है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी बड़ी सी से रही है, ऐसा सुना जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में इसको बैन किया गया है। बट अब तक हम इसे बहुत अच्छे से चला पा रहे थे। अचानक से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपना लॉ चेंज कर लिया और उन्होंने कह दिया कि आज से जो भी पर्सन इस चीज का काम करेगा वो इलीगल काउंट होगा। अब तक तो आपका बिजनेस सही चल रहा था, पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, बट अब गवर्नमेंट ने एक बात कह दी है, तो अब आपका बिजनेस आज से क्या हो गया, जिस दिन से वो ऑर्डर पास हुआ, अनलॉफुल। तो अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है तो भी आपको उस टाइम पे कंपल्सरी डिसॉल्व अपनी फर्म को करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा बाय नोटिस। अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल थी तो आप एक नोटिस जारी करके भी, मतलब आप
आपकी इच्छा हो रही है कि यार अब फर्म को बंद करना है, तो ऐसे एकदम से थोड़ी बंद कर दोगे। आपने एक नोटिस जारी किया कि हम अपनी फर्म को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो नोटिस जारी करके भी आप ये काम कर सकते हो। फोर्थ है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट हो गया। अब वो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला इवेंट, आपने ना एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पार्टनरशिप करी थी, फ्लाईओवर बन चुका है, पार्टनरशिप डिसॉल्व। यानी कि आपने एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप करी, वो वेंचर कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई। आप 2 साल के लिए पार्टनरशिप में आए थे, 2 साल पूरे हो गए, पार्टनरशिप बंद हो गई। ठीक है, आप में से किसी एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी कोर्ट में जजमेंट चल रहा है कि आप इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो। तो अगर ऐसा कोई पेंडिंग केस होता है, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, अपनी फर्म को बंद करना पड़ता है। फिर है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या है, जब कोर्ट खुद ऑर्डर करेगा फर्म बंद कर दो। अब कोर्ट ऐसा कब करेगा, जब आप में से किसी भी पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया हो, गिल्टी फाउंड हो गए हो, मतलब कोई ऐसा काम जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता है, या फिर आप में से कोई एक पार्टनर काम करने लायक नहीं रहा, परमानेंटली इनकैपेबल हो गए हो, मतलब कोई ऐसी इलनेस हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है कि अब आप काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद और क्या ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, एक तो हो गया मिसकंडक्ट, एक हो गया कि कोई भी पार्टनर इनकैपेबल हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया। उसके अलावा आपकी फर्म लॉस के बिना चल ही नहीं पा रही है, आप परसिस्टेंटली आपको लॉसेस हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि अगर आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं तो लॉस ही होने वाले हैं, तो ऐसी फर्म को चलाने का क्या फायदा है, तो बंद कर देती है। या फिर और भी कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहां पर कोर्ट को जस्टिफाई लगता है कि यार बंद ही कर दो इस फर्म को अब। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है, ये कुछ मोड्स हैं जिसके थ्रू आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 से लेकर 6 तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि वहां पर फर्म चल रही थी, सब रिलेशनशिप चेंज हुए। लेकिन आज 7 चैप्टर से हमने स्टार्ट किया कि हमारा बिजनेस बंद होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। कोर्ट का इंटरवेंशन कहाँ होता है, यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो ना, यहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन है भी और कुछ चीजों में नहीं भी है। वहां तो वॉलंटरी, वहां आप अपनी मर्जी से सारे काम करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब बिजनेस बंद तो बुक्स भी बंद होंगी, वहां बुक्स चलती रहती हैं। हाँ, यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगी, एसेट्स बेचे जाएंगे, रियलाइज होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ आप रीवैल्यू करते हो एसेट्स को, रीअसेस करते हो लाइबिलिटीज को, याद है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। इफेक्ट, अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हो तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, पार्टनरशिप भी तो बंद हो गई। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो गई है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, थ्योरेटिकली हमने इंट्रोडक्शन ले लिया दैट व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे आप जब अकाउंट्स को सेटल करने आते हो तो हमारे सामने 2 इश्यूज अराइज होते हैं। पहला इशू होता है कि अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करें, और दूसरा इशू होता है कि पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स और पर्सनल डेट्स कैसे किया जाए। तो 2 सेक्शंस है हमारे पास, सेक्शन नंबर 48 एंड सेक्शन नंबर 49, जिसमें से ये वाला सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सेक्शन को आपने नहीं भूलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की, कि हम अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे। उसमें भी 2 बातें निकल कर आई। अगर आपके पास लॉस है, भाई डिसोल्यूशन ज्यादातर बेसिकली तभी होता है जब आपकी फर्म लॉस पे चल रही हो, तो अगर आपके पास कुछ लॉसेस हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, उनकी भरपाई कैसे करोगे। तो ये एक सीक्वेंस है भरपाई करने का, ऊपर नीचे नहीं करना है, एज इट इज यूज करना है। कि अगर आपके पास कोई लॉसेस है तो उसको सबसे पहले आप कहां से राइट ऑफ करोगे, आपके पास जो प्रॉफिट्स रखे होंगे। सीधी सी बात है, लॉस की भरपाई कहां से करनी चाहिए, सबसे पहले प्रॉफिट्स, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रखे होंगे, कुछ रिजर्व्स रखे होंगे, पहले वहीं से राइट ऑफ करो। बट सपोज करो कि या तो आपके पास प्रॉफिट्स है ही नहीं या इनसफिशिएंट है, तो उसके बाद आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से उस चीज की भरपाई करने की कोशिश करोगे कि पार्टनर अपनी कैपिटल से पैसा दें। आप सपोज करो वो भी इनसफिशिएंट है या उनके पास भी पैसा नहीं है, तो थर्ड हमारे पास निकल कर आता है कि फिर पार्टनर अपने पास से पैसा लेकर आएंगे इंडिविजुअली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन लॉस की भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम जब फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं उनको बेचा जाता है मार्केट में। भाई फर्नीचर है, डेटर से पैसा मांगेंगे, स्टॉक बेचेंगे, मशीनरी बेचेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीजें होंगी हमारे पास, तो उनको बेचकर आपके पास पैसा आएगा।
अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, तो दूसरा आपके पास निकल कर आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूसेज, कि आपके जो एसेट्स हैं उनका आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हो अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो एसेट्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा वो हमें बताता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। और जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना वो इसी वाले पॉइंट से हम सीख पाएंगे, तो ये वाला पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उन्होंने कहा कि देखो क्या है, सीधी सी बात है, बहुत लॉजिकल बात है। आप अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हो, तुम खुद सोचो कि तुम अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हो तो तुम्हारे दरवाजे पे सबसे पहले पैसा लेना कौन आएगा? तुम जो बाहर वालों से पैसा लेके बैठे हो, रिश्तेदारों से पैसा लेके बैठे हो, अपनी फैमिली से पैसा लेके बैठे हो, कौन आएगा? या अपनी जेब का पैसा है? सबसे पहले बाहर वाला ही आएगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जब तुम अपनी फर्म को बंद करोगे, एसेट्स बेचोगे, पैसा आएगा, तो सबसे पहले थर्ड पार्टी की लायबिलिटी दी जाएगी, सबसे पहले थर्ड पार्टी। और अभी जो मैं आपको एक अकाउंट सिखाऊंगी 90% आपका चैप्टर उसी अकाउंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो उस अकाउंट को बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि हमें अपने यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उनका पैसा, जो थर्ड पार्टी है हमें उनका पैसा चुकाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप थर्ड पार्टी को पैसा दोगे। अब उसके बाद अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो आपने ना पार्टनर से लोन लिया होता है, कई बार पढ़ा ना पार्टनर्स लोन। कई बार हमारा जो पार्टनर होता है वो भी फर्म को क्या दे देता है? लोन दे देता है, कैपिटल नहीं लोन देता है, क्योंकि उसके ऊपर वो क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर आपने थर्ड पार्टी का पैसा चुका लिया है तो फिर दूसरे नंबर पे ना आपके यहाँ लाइन में वो पार्टनर खड़ा होगा, लेकिन वो पार्टनर ये नहीं कहेगा मुझे मेरी कैपिटल का पैसा दे दो, वो कहेगा जी मैंने ना आपको लोन दे रखा है, कैपिटल की तो चलो बात की बात है, मुझे मेरा लोन का पैसा दे दो। ठीक है, क्योंकि उस लोन के लिए वो हमारे लिए पराया बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है, तो वो मांगेगा अपना लोन। फिर जब लोन को देकर भी अगर तुम्हारे पास पैसा बच जाता है तो उसके बाद तुम पार्टनर की कैपिटल का पैसा चुकाओगे, और उसके बाद भी पैसा बच गया, हालांकि आपके पास अभी ऐसा होगा नहीं कि पैसा बचेगा, बट सपोज करो उसके बाद ही पैसा बच गया, तो बाकी के वो क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है कि जब भी आपके पास पैसा आएगा एसेट्स को बेच के, तो सबसे पहले किसका पैसा चुकाना है? थर्ड पार्टी, फिर उसके बाद पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल, और बच गया तो आपस में बांट लो। ठीक है, ये तो हो गया। ये आपको सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, एक आध कोई इसका न्यूमेरिकल ऐसे पूछ ले जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी अगर हमारे पार्टनर्स की है तो वो कैसे इस्तेमाल की जाएगी फर्म के डेट्स को? सेक्शन 49 बताएगा कि किस तरीके से फर्म के डेट्स और पर्सनल डेट्स पे किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेट्स को पे करने के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। अब वहीं पे अगर पर्सनल प्रॉपर्टी हो तो पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, तो वही ऑब्वियस सी बात है, पहले वो अपने पर्सनल कर्जे चुकाएगा, बट उसके बाद अगर पैसा बच गया, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बच गई और फर्म के डेट्स अभी भी बाकी है, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से फर्म के डेट्स चुकाने होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती पार्टनरशिप की, तो इस रीजन की वजह से पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास किस्सा था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का, जहां पे सेक्शन 48 और सेक्शन 49 हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से लॉसेस को ट्रीट करते हो, किस तरीके से एसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे हम फर्म के डेट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सपोज फर्म के डेट्स हैं 10 लाख रुपए के और फर्म के पास एसेट्स हैं 8 लाख रुपए के, तो क्या फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के डेट्स पूरे किए जा रहे हैं? नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो इस चीज को, मैंने कहा कि फर्म की प्रॉपर्टी है कितने की? 8 लाख की, डेट्स हैं 10 लाख के, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है 15 लाख की, पर्सनल डेट्स हैं 10 लाख के, तो अब क्या होगा? कितनी कमी है? 2 लाख की। पहले ही अपने 15 लाख में से 10 लाख रुपए चुकाएगा, 5 लाख अभी बचे हुए हैं, 5 लाख में से 2 लाख ये फर्म के डेट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, 3 लाख अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। तो ये इस तरीके का छोटा मोटा न्यूमेरिकल अगर उन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे आज तक कभी पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो आज हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का इंट्रोडक्शन ले लिया, बेसिक समझ लिया कि क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।